हेलो एवरीवन, मैं हूं यशिका बुरा पवार आपके सामने। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को यहाँ पर करने वाले हैं और केमिकल बॉन्डिंग से जो टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। पोलराइजेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर आपके पास क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी आपके पास क्या है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट आपके पास होगा, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर क्या होगा, एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद हम इसी के अंदर, क्योंकि ये फजान रूल पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर फजान रूल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर है, आपके पास क्या सब है, ये सारी चीजें उसी के बारे में भी पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे सेम। उसके बाद हम यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और थर्मल स्टेबिलिटी के साथ साथ लास्ट टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने इतने सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में क्यों ले लिए। देखो, ये सारे के सारे टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आपके सारे के सारे टॉपिक है इंटरकनेक्टेड है और एक साथ पढ़ने से क्या है, टॉपिक इजी भी लगता है और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज्यादा आपके पास बढ़ जाती है। आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट पे कमांड भी बड़ी अच्छी होती है। तो हमेशा कोशिश किया करो कि कोई भी टॉपिक है उसको एक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओ जहां पर उनका कनेक्शन आपके पास फिट हो रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं वो आपके पास क्या है, पोलराइजेशन है। और जितनी भी आपके पास ये सारे टॉपिक लिखे थे वो सारे के सारे क्या आएंगे, पोलराइजेशन के ही एप्लीकेशन पार्ट आपके पास रहेंगे। तो पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है इसे। ठीक है, देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं। इसका मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो वहां पर एक कैटायन होगा, एक आपके पास एनायन होगा। तो हमने क्या किया, एक आपके पास कैटायन लिया, एक मैंने यहाँ पर क्या लिया, एनायन लिया। ठीक है, कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट भी आपके पास इसी तरह से किया है। अब देखो, पोलराइजेशन का मतलब क्या है। आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर भी सेम काम है कि जो आपके पास कैटायन है, ये कैटायन क्या करता है, जो नेगेटिव एनायन आपके पास है, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। और जिस पावर से अट्रैक्ट करता है, ध्यान से सुनते जाना, इंपॉर्टेंट है, जिस पावर से ये अट्रैक्ट करता है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में, जिस पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इस पावर को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजिंग पावर हम इसको बोलते हैं। और ये पोलराइजिंग पावर किसकी है, कैटायन की है। क्योंकि कैटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर रहा है। जिस टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा, जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा, उस पावर को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर हम यहां पर उसको बोलेंगे। दूसरा देखो, यहां पर जो आपके पास एनायन है, एनायन से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसने एक्सेप्ट किए हैं, मींस इसने अट्रैक्ट किया है अपनी साइड में। तो एनायन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर आपके पास जा रहा है। इसका मतलब एनायन की क्या हो रही है, यहां पर आपके पास कैसी टेंडेंसी शो कर रहा है, रिलीजिंग टेंडेंसी आपके पास शो कर रहा है। और यही जो रिलीजिंग टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी से ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कैटायन को, इस रिलीजिंग टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। कंसेप्ट समझ आया। एक पोलराइजिंग पावर है, एक पोलराइजेबिलिटी है, दोनों अलग अलग यूनिट हैं आपके पास। ठीक है, तीसरी आपके पास क्या है, पोलराइजेशन। काम क्या हो रहा है, एनायन है, एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, कैटायन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचा। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअल में क्या है कि आपके पास जो एनायन था, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक रेगुलर पैटर्न के अंदर थे, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को आपके अपनी साइड में अट्रैक्ट किया। तो इसकी जो शेप थी आपके पास, जो शेप ऑफ एनायन थी, वो आपके पास क्या कर दी, इसने डिस्टॉर्ट कर दी। और यही जो डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्शन है शेप के अंदर एनायन का, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं।
ध्यान से सुनना क्या बोला है, द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एनायन, द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एनायन ड्यू टू अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैटायन इज नोन एज द पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है आपके पास जिसकी वजह से ये शेप डिस्टॉर्ट हुई है वो पोलराइजेशन होता है। जिस टेंडेंसी से अपनी साइड में अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को एनायन के, वो आपके पास पावर है, वो टेंडेंसी है, वो पोलराइजिंग पावर आपके पास होती है। और एनायन ने इलेक्ट्रॉन्स को जिस कैपेसिटी के साथ रिलीज किया है उसकी जो रिलीजिंग टेंडेंसी आपके पास है वो क्या होती है, उसकी पोलराइजेबिलिटी आपके पास होती है। तीनों आपके पास टर्म है, आपके पास समझ में आना चाहिए कि तीनों की तीनों क्या है। अब देखो, अगर कहीं पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मैंने कहा कहीं इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड लेने की टेंडेंसी आपके पास ज्यादा है, ज्यादा पावर के साथ खींच रहा है, इसका मतलब ज्यादा पावर से खींचेगा तो डिस्टॉर्शन आपके पास ज्यादा होगा, मींस पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे रहा है, इसकी रिलीजिंग टेंडेंसी इजीली है, तो ये इजीली क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या कहोगे, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेशन भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि बहुत बार अगर पोलराइजेशन पूछता है तो पोलराइजिंग पावर भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए पोलराइजिंग पावर आपके पास क्या होती है। इतना समझ में आया आई थिंक। इसके बाद हम यहां पर फैक्टर्स के बारे में बात करने हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम यहां पर क्या करेंगे, फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। आपके पास पोलराइजेशन है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं डिटेल के अंदर कहती हूं तो आपके पास टोटल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर आपके पास हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 6 में से जो 4 फैक्टर हैं वो किसके हैं आपके पास, फजान रूल के आपके पास है। मींस क्या है, अगर कहीं पर आपके पास फजान रूल काम कर रहा है तो वहां पर पोलराइजेशन आपके पास ज्यादा होगा। फजान रूल क्या कहता है आपके पास, निचोड़ करके बता रही हूं, फजान रूल का डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि कंसेप्ट हमारे पास है वो थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, हमें ये वाले कंप्लीट करने हैं। तो देखो, फजान रूल का निचोड़ क्या कहता है, एक आपके पास कैटायन है, एक एनायन है। ये कहता है कैटायन जितना छोटा हो, कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा आपके पास है। ये कहता है जितना कैटायन छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, उतना ही पोलराइजेशन आपका अच्छा होगा। क्या कह रही हूं, छोटा कैटायन, जितना ज्यादा छोटा कैटायन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और एनायन क्या होना चाहिए, आपके पास बड़ा होना चाहिए, तब आपके पास पोलराइजेशन है वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा आपके पास होगा। अगर मैं चारों पॉइंट्स में लिखती हूं, पहला क्या कहूंगी, साइज ऑफ कैटायन, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या कहूंगी, साइज ऑफ एनायन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थर्ड क्या बात कहूंगी यहां पर मैं, क्योंकि साइज कब छोटा होगा कैटायन पर, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन अगर मैंने चार्ज वेरिएशन दे दी तो मैं क्या कहूंगी, जितना ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा, हाईली पॉजिटिव कहीं पर ज्यादा होगा तो वो भी क्या करेगा, पोलराइजेशन को बढ़ाएगा। और अगर आपके पास कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पर, कैटायन पर, ये जरूर मेंशन करना, पॉजिटिव चार्ज कैटायन पर जितना ज्यादा, एक जगह ए पॉजिटिव दिया, एक जगह A4 पॉजिटिव आपको दिया, तो यहां पर क्या है, ए मैंने सेम ले लिया, कैटायन मैंने सेम ले लिया, लेकिन चार्ज का वेरिएशन कर दिया। जितना ज्यादा चार्ज होगा, अब पोलराइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम आपके पास एनायन के केस में है, अगर एक जगह मैंने B2 नेगेटिव लिया, एक जगह B3 नेगेटिव आपके पास लिया, तो एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा कब है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बड़ा कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास लेगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, हाई नेगेटिव चार्ज आपके पास होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, एनायन पर होना चाहिए। और यही आपके पास क्या है, फजान रूल है। आप इसको इस
इस पॉइंट में समझो या फजान रूल के निचोड़ में समझो, मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए। तो 4 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगले जो 2 फैक्टर हैं जिस पर पोलराइजेशन इफेक्ट आपके पास डिपेंड करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन करो। अगला देखो जो आपके पास 5th फैक्टर है, 5th फैक्टर क्या कहता है आपको। अगला फैक्टर है 5th के अंदर हम क्या कहते हैं, स्यूडो नोबल के बारे में कहते हैं। अगर कहीं पर आपको स्यूडो नोबल दे रखा है, स्यूडो नोबल किसका, स्यूडो नोबल ऑफ कैटायन का आपको दिया जाता है, ठीक है, ये कहीं पर भी होगा, इसका जो पोलराइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई आपके पास होता है। और हाई क्यों होता है, ड्यू टू लो शील्डिंग इफेक्ट या फिर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट है वो आपके पास बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से यहां पर जो पोलराइजिंग पावर है या पोलराइजेशन है आपके पास स्यूडो नोबल का, वो बहुत ही ज्यादा आता है। अब बात आती है स्यूडो नोबल होता क्या है यहां पर आपके पास। तो देखो स्यूडो नोबल को अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन वे में समझूं तो मैं इसको क्या करती हूं, 2 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करती हूं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करती हूं। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। तो एक मैं कर रही हूं विद नोबल कॉन्फ़िगरेशन, विद नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोबल कॉन्फ़िगरेशन कब, कौन कौन सी, जिसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर या आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो वाली कैटेगरी। दूसरी आपके पास है जिसे मैं क्या कहती हूँ, स्यूडो नोबल कैटेगरी कहती हूँ। स्यूडो नोबल जिसकी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, इस कैटेगरी में रखोगे। लेकिन जो स्यूडो नोबल आपके पास है वो कौन से होते हैं, जिसकी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो 18 हो या फिर अगर आपके पास 32 हो तो उसको आप क्या कहोगे, स्यूडो नोबल बोलोगे आप। और इसकी जो पोलराइजेशन है वो आपके पास बहुत ही ज्यादा होती है। कहीं पर भी अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास और आपसे पूछा गया कि कहां पर आपके पास सबसे ज्यादा पोलराइजेशन है, कहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास ज्यादा है, तो आपको स्यूडो नोबल की पहचान होनी चाहिए। स्यूडो नोबल दिया है तो सबसे ज्यादा उसी की आपको टिक करके आनी है। क्लियर है यहां तक। एग्जांपल देखो यहां पर, अगर मैं इस कैटेगरी में डिवाइड करती हूं 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का, एग्जांपल क्या ले सकते हो, लिथियम पॉजिटिव। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, एक पॉजिटिव चार्ज, कितना बचा, 3 में से 1 गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास। अगर मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम के अंदर कितने, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, मींस क्या हुआ, 2 8 आपके पास। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल कहीं पर कॉपर पॉजिटिव का लिया, कॉपर पॉजिटिव में कितने होते हैं, 2 8 18। जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव में भी कितने हैं, 2 8 18। तो दोनों केस में आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, आपके पास 18 जा रहे हैं। इसीलिए कॉपर पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव आपके पास क्या है, स्यूडो नोबल है। यहां पर पोलराइजेशन क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। क्लियर है इतना बात, ठीक है। एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल में आप नोट डाउन कर सकते हो। आप ये भी देख, हाँ, अगर आपने कॉपर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, सिल्वर पॉजिटिव ले लिया, गोल्ड पॉजिटिव ले लिया, जिंक 2 पॉजिटिव लिया, कैडमियम 2 पॉजिटिव लिया, मरकरी 2 पॉजिटिव लिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, स्यूडो नोबल आपके पास होंगे। अगर इनका कंपैरिजन किसी के साथ दिया, मान लिया बेरिलियम 2 पॉजिटिव के साथ दे दिया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जिंक के साथ दे दिया, तो ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगी, नोबल स्यूडो नोबल वाले के अंदर होगी। इतना क्लियर है आपको। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप साथ ही साथ नोट डाउन कर रहे हो। अगला देखो जो आपके पास एग्जांपल है, अगला जो फैक्टर आपके पास है
वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 फैक्टर है जो आपका पोलराइजेशन को इन्हांस करता है, वो क्या है? सॉल्वेंट का अफेक्ट है। सॉल्वेंट में हम क्या कहते हैं, अगर एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट है, अगर कहीं पर आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो उस केस में पोलराइजेशन पावर या फिर उस केस में पोलराइजेशन आपके पास है वो भी क्या होता है? ज्यादा आपके पास होता है। वहां पर पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और कहीं पर अगर आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है और उस केस के अंदर पोलराइजेशन आपके पास क्या होता है? कम होता है। जैसे अगर मैंने कहीं वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट ले लिया, एक एग्जांपल है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास FeCl3 दिया गया था, एक जगह पर आपको FeCl3 6 वाटर के मॉलिक्यूल दिए गए थे। मींस क्या है? ये सिंपल आयनिक है आपके पास, ये क्या है? हाइड्रेटेड कंपाउंड है। हाइड्रेटेड में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें इम्बैड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पोलराइजेशन है वो आपके पास कम हो जाता है। और यहां पर पोलराइजेशन किसका होगा? FeCl3 का ज्यादा होगा। इस फैक्टर से भी समझ सकते हैं, यहां आपके पास सॉल्वेंट नहीं है, यहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यहां वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट दिया है, तो ये पोलराइजेशन इस केस में क्या होगा? आपके पास कम होगा। तो ये सारे के सारे क्या थे? पोलराइजेशन के फैक्टर थे। इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना डायरेक्टली पोलराइजेशन पर आपको CSIR नेट में क्वेश्चन नहीं दिखा तो आप इस कंसेप्ट को छोड़ दोगे, क्योंकि पोलराइजेशन ही है जिसकी वजह से आप थर्मल स्टेबिलिटी है, आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है, सॉल्युबिलिटी है, इन कंसेप्ट को आप समझते हो। तो अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है? इसी पोलराइजेशन का आपके पास एप्लीकेशन पार्ट है, या फिर आप क्या कह सकते हो, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन के बारे में इफेक्ट करने वाले, मीन सारी एप्लीकेशन है। जैसे अब पहली इसकी एप्लीकेशन है वो हम क्या लेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसको मैं CVC से शॉर्टकट में एब्रीविएट करूंगी। इसके साथ दूसरी चीज यहीं पर हम क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर मैंने आपको कोई एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर मैंने क्या लिखा? NaF लिखा, Na को मैंने क्या रखा? सेम रखा, यहां पर Cl कर दिया, यहां पर ब्रोमीन कर दिया, यहां पर मैंने क्या कर दिया? आयोडीन कर दिया आपके पास। अब मुझे क्या देखना है? यहां पर 3 चीजों के बारे में पता करना है। सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है? पोलराइजेशन के बारे में बात करनी है। ऑर्डर पहले पोलराइजेशन का देखते हैं, फिर इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या है, पोलराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि फजान रूल को यहाँ पर फजान रूल आपका काम करता है। तो देखो, फजान रूल ने क्या कहा था कि एक जगह कैटायन है, एक जगह एनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है। उसने कहा था कैटायन जितना छोटा, एनायन जितना बड़ा, वहीं पर पोलराइजेशन आपके पास ज्यादा होगी। तो यहां देखो, Na मींस क्या है? आपने सोडियम पॉजिटिव है, कैटायन है, वो आपने फिक्स कर दिया। आपने क्या लिया? एनायन को चेंज किया। ये आपके पास कैटायन है, इस कैटायन में एक जगह आपने क्या लिया? फ्लोरीन लिया, अगले में क्लोरीन लिया, अगले में और बड़ा आपके पास ब्रोमीन लिया, उससे और बड़ा आपने क्या ले लिया? कैटायन ले लिया। ठीक है, ये फिक्स कर दिया। मींस हमें ध्यान किस पे देना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे देना है। और ये चारों के चारों क्या है? आपके पास एनायन है। और ये क्या कहता है? एनायन जितना बड़ा होगा आपके पास पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा आपके पास होगी। तो पोलराइजेशन किसकी ज्यादा होगी? नीचे जाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन क्या है? बड़ा है, इसका साइज फिक्स, इसका साइज फिक्स, इसका साइज फिक्स, इसका फिक्स है। ये आपके पास फ्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन, ये आपके पास ब्रोमीन, ये आपके पास क्या है? आयोडीन। तो यहां पर डिस्टॉर्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है? इनके बीच में ज्यादा है, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। तो आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस भी क्या होती है? आपके पास ज्यादा हो जाती है डिस्टॉर्शन से। तो आप क्या कहोगे? जितना बड़ा आपके पास एनायन होगा, पोलराइजेशन भी इतना बड़ा होगा। मींस क्या है? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, पोलराइजेशन भी आपके पास क्या है? बढ़ता चला जाता है।
ठीक है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला कि जितना ज्यादा आपके पास पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे नीचे आपके पास पोलराइजेशन बढ़ा, मींस पोलराइजेशन बढ़ने का मतलब है पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे आपके पास पोलराइजिंग पावर है वो आपके पास बढ़ेगी। दूसरा क्या है, क्योंकि पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन कम कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपके पास कम हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे जाने पे ये दोनों चीजें बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं। इसी के साथ मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यहीं से डिसाइड करूंगी। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग आपके पास ज्यादा है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक बॉन्डिंग आपके पास है। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वीक बॉन्डिंग बढ़ती चली जा रही है। बॉन्डिंग बहुत वीक है। वीक है इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपके पास कम है। तो आप थोड़ा सा हीट दोगे तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा। दोबारा सुनो क्या बोला। मैंने कहा जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ रही है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग आपके पास बहुत ही वीक होती है। कोवेलेंट बढ़ने का मतलब है कि आपके पास बॉन्डिंग और ज्यादा वीक है। कहीं पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, बॉन्डिंग आपके पास वीक कम है, मतलब वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास है। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग आपके पास ज्यादा है, वीक बॉन्डिंग ज्यादा है, उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, उतना ही इजी हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड आपके पास वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में कम लाई करती है। तो इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे आप, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास क्या करेगा, बॉन्ड वीक करेगा। मींस आपको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, थोड़े की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीन टर्म है पोलराइजेशन के बारे में देखा। पोलराइजेशन से ही हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट में इसी से हमने बॉइलिंग पॉइंट को कनेक्ट किया है, इसी से हमने कोवेलेंट कैरेक्टर को कनेक्ट किया है। मैंने कहा पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है वीक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या लगेगा, कम लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर है। पोलराइजेशन ज्यादा का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो इंटर आयनिक डिस्टेंस भी क्या हो रखी होती है, ज्यादा हो रखी है। और ज्यादा एक जगह कम इंटर आयनिक डिस्टेंस है, एक जगह ज्यादा इंटर आयनिक डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड वीक हो गया है। या फिर एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आपके पास वीक बॉन्ड है, आपके पास ज्यादा वीक बॉन्ड है, तो उस वीक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। और कब टूटेगा, जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे, कम टेम्परेचर पर ही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मींस बॉइलिंग पॉइंट वहां पर कितना होगा, उस आयनिक कंपाउंड का आपके पास कम होगा। क्लियर है। तीन चीजें कवर करी हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपके पास क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां हमने क्या करा, केटायन को फिक्स किया है, एनायन को चेंज किया। अगले एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एनायन को फिक्स करेंगे, केटायन के ऊपर देखेंगे कि कैसे आपका फर्क पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या किया था, एनायन को अलग किया था। अब हमने कैटायन को सेम कर लिया। मान ले ये मैंने सेम रख लिया और मैंने क्या ले लिया, सेम एग्जाम्पल ले लो, NaCl ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आपके पास। ठीक है, इसके अंदर बताना है कि पोलराइजेशन क्या होगा, आपके पास ऑर्डर पोलराइजेशन का क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। तो देखो आपके पास अब क्या है, एनायन सेम है,
एनायन सेम है, डिफरेंस किसमें है, कैटायन पर है। पोलराइजेशन डिसाइडिंग फैक्टर है, किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ स्यूडो नोबल तो दे नहीं रखा है इस तरह का आपके पास, तो किस पर डिपेंड करेगा, फजान रूल पे डिपेंड करेगा। फजान रूल क्या कहता है, कैटायन जितना छोटा एनायन जितना बड़ा, यही बात बोलता है, कैटायन जितना छोटा एनायन सेम है, इसका मतलब क्या कहेंगे, कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा आपके पास होगी। तो देखो यहां पर कैटायन क्या है, सोडियम आपके पास छोटा है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हो साइज क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना छोटा होगा कैटायन का साइज, यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो कम हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर पोलराइजेशन आपका कम हो रहा है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, पोलराइजेशन अगर आपका कम हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, आपके पास कम है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कम है मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो टेम्परेचर उसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, बॉन्ड को ज्यादा लगेगा। तो आप क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रखा हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, इवन करूंगी। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, देखो एक और ले लेते हैं फैक्टर, चार्ज का ले लेते हैं। मान लिया एक हमने NaCl ले लिया, एक मैंने MgCl2 ले लिया, एक मैंने क्या लिया, AlCl3 आपके पास ले लिया, ऐसे करके एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ किसका बताओ, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आप बताओ। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर Cl है, यहाँ 2 Cl है, Cl मतलब Cl क्या है आपके पास, Cl नेगेटिव, वो सबके अंदर सेम है। एनायन पे ध्यान नहीं देना, कैटायन पर ध्यान देना है। अब देखो कैटायन इधर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आप क्या जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। यहाँ पर चार्ज देखो +1, यहाँ +2, यहाँ पर क्या है +3 है। तो कैटायन पर साइज क्या है आपके पास, कैटायन पर चार्ज क्या है, यहाँ +1 यहाँ +3, जितना ज्यादा कैटायन छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर +3 चार्ज है तो कैटायन क्या होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है। तो कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। उतार लिया आप, पॉज करके उतार लेना अगर किसी ने नहीं उतारा है तो। इसके बाद देखो यहां पर हमने फजान रूल के बारे में पढ़ लिया, पोलराइजेशन पढ़ लिया, पोलराइजेशन के फैक्टर्स पढ़ लिए, अगली एप्लीकेशन की तरफ पढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब हमारे 2 टॉपिक बाकी है, एक थर्मल स्टेबिलिटी, एक आपके पास सॉल्युबिलिटी। इसको देखना कैसे हम करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर देखो, अगर मैं इसको आप इसको समझने की कोशिश करना एक बार। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने CaCO3 आपके पास लिया है, अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और मैंने इसको क्या किया, हीट किया, जैसे ही हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CO2 गैस आपके बाहर निकल जाएगी। तो मैं क्या कह रही हूं, ये क्या है, हीट का सिंबल है। हीट कहो या आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। अब ये देखो टेम्परेचर आपका या तो कहीं पर लो हो या फिर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा हो। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, इसको मैंने हीट किया, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, आपके पास CO2 बन रहा है। मींस क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है डिसोसिएट कर रहे हैं किसी टेम्परेचर पर हीट करके। तो ये जिस टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट हो रहा है, इस टेम्परेचर को मैं क्या कह देती हूं, इसको मैं डिसोसिएट टेम्परेचर भी बोल देती हूँ।
ठीक है, डिसोसिएट टेम्परेचर भी बोला जाता है। जनरली आपको फोकस किस पे करना है कि ये जो टेम्परेचर है या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अगर आपने कोई मॉलिक्यूल है, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और वो टूट गया, ध्यान से सुनो, अगर कोई मॉलिक्यूल है, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, थोड़े से टेम्परेचर पर ही टूट गया, इसका मतलब क्या था? वो स्टेबल नहीं था। थर्मली का मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं था। अगर आपने कम टेम्परेचर दिया और तब वो टूट जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो थर्मली क्या होगा? आपके पास मॉलिक्यूल थर्मली आपके पास लेस स्टेबल होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल आप थोड़ी सी हीट दी, नहीं टूटा, और थोड़ा हीट दिया, ज्यादा हीट देने पर, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल थर्मली स्टेबल था, इसीलिए इजीली नहीं टूट रहा था। तो इसका मतलब अगर आपने ये हीट ज्यादा दी है तो आपके पास क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो भी कंपाउंड है वो आपके पास थर्मली क्या होना चाहिए? हाईली स्टेबल आपके पास होना चाहिए। टर्म समझ में आई? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास क्या है, कैसे आप देखते हो कहां पर कम स्टेबल है, कहां पर ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, टेम्परेचर आपको गिवन नहीं होता, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसके साथ में इसको पोलराइजेशन के साथ कैसे ये पोलराइजेशन की एप्लीकेशन का पार्ट बनता है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूं कि कैसे आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपके पास कोई कंपाउंड लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, BeCO3 लिखा, MgCO3 आपके पास लिखा, ये दो कंपाउंड मैंने आपके पास लिख दिए। एक जगह बेरिलियम कार्बोनेट लिखा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा है। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा आपके पास, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनायन बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, वो भी बताती हूं। अभी सिंपल ये ध्यान में रखना, ये कार्बोनेट क्या है? एनायन कार्बोनेट है, कार्बन है, उस पे 3-3 ऑक्सीजन लगे हैं, इसका मतलब ये क्या है? बड़ा एनायन आपके पास है। ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास? ये भी क्या है? बड़ा एनायन आपके पास है। यहां पर दोनों के कंपैरिजन में बोले, ये आपके पास क्या है? छोटा एनायन, छोटा कैटायन आपके पास है। ये कैटायन कैसे है? बड़ा कैटायन आपके पास है। आपने छोटे मैया बड़े मैया का नाम तो सुना होगा, छोटे मैया बड़े मैया सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, आपको करना क्या है यहाँ पर, ट्रिक क्या है, ध्यान में क्या रखना है? सॉल्युबिलिटी को भी और थर्मल स्टेबिलिटी को भी। जब आपके पास छोटे मैया होंगे तो वो आपके पास थर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे। ध्यान देना, छोटा छोटा होगा स्टेबल रहेगा, बड़ा होगा तो भी स्टेबल रहेगा। और अगर कहीं पर छोटे मैया बड़े मैया एक साथ होंगे तो वो थर्मली कम स्टेबल होंगे। दोबारा सुनो क्या बोला, छोटे मैया होंगे स्टेबल ज्यादा होंगे। एक जैसे छोटा होगा स्टेबल ज्यादा होगा, बड़ा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उनकी भी ज्यादा होगी। और कहीं पर छोटा बड़ा या बड़ा छोटा अगर आपको दिया होगा तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी आपके पास। क्लियर है? कैसे छोटा बड़ा कह रही हूं, ध्यान देना। अगर मैंने कहा BeCO3 है, ये क्या है? आपके पास छोटा है, ये आपके पास क्या है? बड़ा है। इसका मतलब छोटा बड़ा क्या होगा? कम थर्मली आपके पास क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? MgCO3 है, ये भी बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये भी बड़ा है। तो इसके कंपैरिजन में बड़ा क्या है? दोनों एक जैसी कैटेगरी के हैं। इसका मतलब ये थर्मली स्टेबल क्या होगा? ज्यादा थर्मली आपके पास स्टेबल होगा। इस तरह से आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। एक दो एक्सेप्शनल है जो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, वो आपको रीजन के साथ बताऊंगी, उससे पहले एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इतना समझ में आया मैंने क्या कहा है? अगर छोटा कैटायन छोटा एनायन लिख लो, यहां पर छोटा कैटायन छोटा एनायन आपके पास, छोटा कैटायन छोटा एनायन तो भी क्या होगा?
स्टेबल होगा। अगर बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन आपके पास, तो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। और कहीं पर अगर आपके पास छोटा कैटायन दे दिया जाए, अगर आपके पास कहीं पर छोटा कैटायन दे दिया जाए, बड़ा एनायन दे दिया जाए, या फिर अगर आपके पास बड़ा कैटायन दे दे, छोटा आपके पास एनायन दे दे, डिफरेंट कैटेगरी होगी, तो आपके पास क्या होगा, कम थर्मली स्टेबल होगा। कैसा होगा, कम थर्मल स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की आपके पास एग्जिस्ट करेगी। एक बार फटाफट से ये ट्रिक अपनी कॉपी में लिखो या स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, क्लैरिटी आपकी और अच्छे से आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। अब देखो, अगर मैंने यहां पर किसका ले लिया, Cl2 का ले लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाँ ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपके पास है, ये एग्जाम्पल ले लिया। और एग्जाम्पल ले लो, बेरियम सल्फेट ले लो, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, Ca सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम सल्फेट हो जाएगा, इधर आपके पास बेरियम सल्फेट हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आपके पास है, अगर आपके पास कहीं डाइक्रोमेट दे रखा है, डाइक्रोमेट आपके पास बड़ा साइज होता है एनायन का, देखो एक बार ये भी देख लो, साइज ऑफ एनायन बता देती हूं। साइज ऑफ एनायन, छोटा किसका होगा, बड़ा किसका होगा, बिगर साइज और स्मॉल साइज किसका है, ठीक है। अगर कहीं पर फ्लोरीन दे रखा है तो छोटा साइज, OH दे रखा है तो भी छोटा साइज। लिख लो एक एग्जांपल और, FeOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, SrOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस आपके पास, ठीक है। आपके पास Cl होगा, O2 नेगेटिव अगर दे रखा होगा तो कैसा होगा, स्मॉल उसको बोलेंगे। और कहीं पर अगर आपके पास पर मैग्नेट है, अगर आपके पास कहीं पर डाइक्रोमेट है, अगर आपके पास, और या फिर आप ये कहो अगर आपके पास सुपर ऑक्साइड कहीं पर दिया है, पर ऑक्साइड कहीं पर दिया है, अजाइड छोटा होता है, N3 नेगेटिव आपके पास, तो ये सारे किसमें आते हैं, बड़े एनायन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है आपको। इतना समझ में आया आपको? एक बार इसको लिख लिया होगा आपने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके पास ये सारे के सारे स्मॉल के अंदर काउंट होंगे। पर मैग्नेट है, O2 नेगेटिव आपके पास है, ऑक्साइड होगा वो स्मॉल होगा, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड होंगे वो बिगर आयंस के अंदर काउंट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो एक बार ऑर्डर लिखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का आपके पास क्या ऑर्डर होगा, जो तीनों के तीनों मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप भी एक बार सोचो तब तक। देखो क्या है आपके पास, एक साइड में क्या दिया है, अभी तक हमने जो आपके पास रूल पढ़ा है, वो रूल हमने किसके बारे में पढ़ा है कि छोटा छोटा होगा या बड़ा बड़ा होगा तो आपके पास क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। यही चीज हमने पढ़ी है आपके पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी रूल को यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो, जब हम BeOH ट्वाइस के बारे में बात करेंगे, BeOH की अभी अभी मैंने बताया था, जो OH ग्रुप आपके पास होता है, ये कैसा होता है, छोटा एनायन आपके पास है। इसका मतलब जो ये सारा का सारा एनायन दिया है, ये आपके पास कैसा है, छोटा आपको दे रखा है, ये छोटा एनायन है। इधर देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज आपके पास बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास क्या है, छोटा साइज है, यहां पर क्या है, बड़ा साइज आपके पास है। और हमने क्या कहा था, अगर छोटा छोटा जहां एग्जिस्ट करेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, इसकी आपके पास ज्यादा है। तो और इसकी क्या है, इधर आपके पास छोटा है, इधर कैटायन आपके पास बड़ा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो जैसे जैसे टॉप द बॉटम जाओगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? इसके बाद देखो, इधर आपके पास बेरिलियम है, इधर आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन भी कैसा है, छोटा आपके पास है, बेरिलियम भी क्या है, छोटा है। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज आपके पास बढ़ेगा, बेरियम का साइज क्या है, बड़ा है, क्लोरीन एनायन कैसा है, छोटा है। तो छोटा बड़ा क्या है, थर्मली कम स्टेबल, छोटा छोटा कैसा, ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां वाले
में देखो बेरिलियम है, इधर आपके पास क्या है, छोटा दिया है। सल्फेट एनायन कैसा होता है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, एसीटेट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बड़े एनायन होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ा है। ऐसे ही नीचे देखो सल्फेट क्या है, बड़ा है। बेरियम भी क्या है, बड़ा केटायन है। तो नीचे क्या है, बड़ा बड़ा है। इसका मतलब ये थर्मल स्टेबल आपके पास ज्यादा है, ये थर्मली कम स्टेबल है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, आपके पास बढ़ रही है। आई होप इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा तो आप इजीली कर लोगे। अब एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जो थोड़ा सा हटकर है उसका आंसर, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो किसका है। अगर मैंने आपको क्या दे दिया, ऑक्साइड दे दिया, अगर मैंने आपको BeO दे दिया, अगर मैंने आपको MgO दे दिया, हाँ, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड, अगर मैंने आपको ये दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसका ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे, आप जनरली क्या कहोगे, आपके पास यहाँ पर ऑक्साइड है, कैसा है, छोटा है, ये भी छोटा, ये भी आपके पास कैसा है, छोटा है। इधर देखोगे ऑक्साइड कैसा है, छोटा है, ये आपके पास क्या है, बड़ा है। जनरल वे में क्या कहोगे, छोटा छोटा ज्यादा स्टेबल है, तो जो आपके पास ऑर्डर है वो आपके पास यहां ऐसा आना चाहिए ऐसा। लेकिन जब आप एक्चुअल में देखते हो पूरा का पूरा ऑर्डर ऐसे ही होता है, एक चेंज आता है। किसके बीच में चेंज आता है, जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है इसका जो आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी है वो इसकी आपके पास ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है इसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या है कि ये जो आपके पास है बेरिलियम, आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन यहां पर जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, अलग होता है। और स्ट्रक्चर ऐसा है, यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर इंटरेक्शन आपके पास क्या होती है, ज्यादा इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन ज्यादा होने की बताती हूं, ये पॉइंट अभी समझ में आने वाला है, ठीक है। आपके पास इंटरेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी भी यहाँ पर आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि देखो थर्मल स्टेबिलिटी और लैटिस एनर्जी को भी एक दूसरे से रिलेट कर रही हूं। कैसे रिलेट कर रही हूं, ध्यान से देखना। लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी क्या है, आपके पास कोई लैटिस कंपाउंड है, उसको तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ी है वो उसकी लैटिस एनर्जी होगी। और आपको पता है यहां पर आपके पास बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस जहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे ही आप बात करते हो, अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या होता है, वो थर्मली स्टेबल होता है। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी उस कंपाउंड की क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो आप क्या कह सकते हो, लैटिस एनर्जी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपने पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी के साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडलिंग कांस्टेंट है। और ये मॉडलिंग कांस्टेंट क्या होता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो बाकी जितनी भी इंटरेक्शन है, चाहे वो आपके पास मतलब रिपल्सिव वाली आपके पास हो या फिर इंटरेक्शन वाली हो, अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो थोड़ी बहुत रिपल्शन फैक्टर, मतलब जो एक्स्ट्रा आपके पास इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल की, वो सारी की सारी सम अप करके इस मॉडलिंग कांस्टेंट के अंदर ऐड कर दी जाती है। इसका मतलब यहां पर क्या है, इंटरेक्शंस आपके पास ज्यादा है, इसी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। लैटिस एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है इसकी थर्मल
थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनके कंपैरिजन में इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह का आपके पास होता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से ही ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट नेचर शो करता है। इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखो एक एग्जांपल और आपके पास है, सॉल्युबिलिटी में पूछा गया था वो, तो हम सॉल्युबिलिटी के साथ ही उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर आपके पास क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी है वो आपकी खत्म होती है, ठीक है। अगला जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है। दोनों इंटरेस्टिंग है, दोनों इजी आपके पास है। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, मैंने क्या कहा था अभी अभी आपके पास, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, छोटा छोटा ज्यादा स्टेबल होगा, बड़ा बड़ा ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्यूबल कौन ज्यादा होगा, छोटे मैया बड़े मैया ज्यादा स्टेबल होंगे, सॉल्यूबल होंगे। ध्यान देना, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूं, दोनों घुले हुए आपस में, वो कौन होंगे आपके पास, छोटे मैया बड़े मैया होंगे। और रिवर्स में छोटा छोटा ज्यादा स्टेबल होगा, बड़ा बड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, छोटा बड़ा एक दूसरे के साथ थर्मली ज्यादा स्टेबल आपके पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट याद करना, इससे आप ऑर्डर को बहुत ही इजीली लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। चाहे कैटायन बड़ा होगा तो एनायन बड़ा होगा तो कैटायन छोटा हो जाएगा, कैटायन बड़ा होगा, एनायन का साइज अगर छोटा है मींस छोटा बड़ा वेरिएशन होना चाहिए, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, जैसे अभी अभी हमने लिया था बेरियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लो। हमने क्या कहा, यहां पर ये क्या है, छोटा है, ये कैसा है, छोटा है। और सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, छोटे भैया बड़े मैया की। तो यहां देखो कैल्शियम कैसा है, बड़ा है, इधर आपके पास OH है, कैसा है, छोटा है। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहां पर, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर, ये भी किस पे है, फर्दर रिलेशन, आप इसको थर्मल स्टेबिलिटी के अपोजिट गया तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो पोलराइजेशन से। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, पोलराइजेशन के इंटरकनेक्टेड हैं, उसी की एप्लीकेशन पार्ट के अंदर आपके पास है। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वो बता देती हूं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या था, क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको HgCl2 दे रखा था, एक आपको CaCl2 दे रखा था, एक आपको HgCl2 दे रखा था। आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था। CSIR नेट गेट में नहीं है ये क्वेश्चन, कहीं आया था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। CaCl2 है, HgCl2 है, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा गया था। देखो यहाँ पर आपके पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ये वाला कंपाउंड है वो ज्यादा आयनिक कंपाउंड होता है। ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ये आपके पास क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास है, ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक किसकी सॉल्युबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। वो क्या है, इनके नेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि HgCl2, रीजन देखो कैसे है, जब आप कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास sp ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, जबकि आपके पास जो मरकरी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन d सबशेल के अंदर है। और आपको पता है जब आप पोलराइजेशन की बात करते हो या फिर डिस्टॉर्शन की बात करते हो, सबसे ज्यादा किसमें बात करते हो, sp d ऐसे करते हो। स्टेबिलिटी आपके पास इस साइड ज्यादा होती है, और d वाला है, इधर वाले क्या होते हैं, ज्यादा आपके पास डिस्टॉर्ड होते हैं। तो sp वाला और यहाँ पर d है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके d सबशेल के अंदर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ज्यादा डिस्टॉर्ड होते हैं। और जहां पर भी डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाता है वहां पर पोलराइजेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और अगर यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा
है तो आप क्या कहोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास ज्यादा है। तो ये जो कंपाउंड है वो एक कोवेलेंट, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जब आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हो, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की क्या रहेगी, आपके पास ज्यादा रहेगी HgCl2 के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, जब तक हम CSIR नेट या गेट टाइफर का क्वेश्चन एक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हर लेक्चर हमारा अधूरा है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन CSIR नेट का जून 2018 में पूछा गया था, जून 2018 में आपसे पूछा गया था, CSIR नेट ने पूछा था। क्वेश्चन देखो, अच्छा इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास एक फर्स्ट ऑप्शन दिया है, उसमें लिखा है आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड आपके पास है AsCl5 इज थर्मली स्टेबल देन PCl3, PCl5 आपके पास। सेकेंड पॉइंट लिखा है द साइज ऑफ आर्सेनिक इज मोर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस आपके पास। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या लिखा है आपके पास, इसने बोला है पहले में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों सही है आपके पास, और जो सेकंड है वो एक्सप्लेनेशन है, किसकी है, फर्स्ट की है। सेकंड में लिखा है आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, दोनों सही हैं, और सेकंड है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही। थर्ड में लिखा है पहली सही है, दूसरी आपके पास स्टेटमेंट है वो गलत है। अगले में लिखा है पहली और जो दूसरी है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, एक आर्सेनिक Cl5 आपको दे रखा है, एक आपको AsCl5 दे रखा है। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के हैं PCl5, यहां पर क्या है AsCl5। आपको क्या करना है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। थर्मल स्टेबल में हमने क्या कहा था, छोटा छोटा स्टेबल, बड़ा बड़ा स्टेबल। तो देखो यहां पर क्या है, ये छोटा है, यहां पर क्या है Cl, ये वाला छोटा है। इसका मतलब PCl5 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास थर्मली, ACl5 क्या होगा, कम स्टेबल आपके पास होगा। तो पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, AsCl5 इज थर्मली स्टेबल। यहां पे मिसप्रिंट हो गया, मैंने कुछ क्वेश्चन के अंदर छोड़ दिया है, इज थर्मली लेस स्टेबल लिखा हुआ है, इज थर्मली लेस स्टेबल देन PCl5। तो देखो यहां पर ACl5 क्या है, कम स्टेबल है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपको सही दे रखी है। अगला देखो, द साइज ऑफ आर्सेनिक इज मोर देन दैट ऑफ द फॉस्फोरस, बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो साइज आपका बढ़ता है। इसका मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों सही है। अब आपको ये देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, आप बताओ, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, छोटे और इसके बड़े के इंटरेक्शन की बात करते हैं। उन दोनों में इंटरेक्शन कितनी है, उन दोनों में बॉन्ड लेंथ कितनी है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है कैटायन और एनायन के, कि उनके बीच में पोलराइजेशन कितना है, सिर्फ एक के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके पास साइज है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की एप्लीकेशन नहीं है। ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, आपके पास क्या है, सॉरी ये भी आपके पास गलत है। सेकंड ये भी आपके पास, सॉरी ए आपके पास गलत है, बी आपके पास सही हो जाएगा। मतलब क्या है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, लेकिन जो आपके पास बी है वो इसकी सही एप्लीकेशन, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास बी हो जाएगा, जून 2018 में पूछा गया था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेरी कनेक्टिविटी आपको समझ में आ रहा है या आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रखी है, तो आपके कमेंट के जरिए ही मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, थैंक यू।